मैंने परसों बोला 400 पार का आपने गड़बड़ किया। खड़गे जी, आज मैं शीशे में 2 बार देख कर आया ताकि ज्यादा से ज्यादा सदस्य मेरी तरफ ही देखें। It's not a pun. You express sadness for so many things. आप दिन में एटलीस्ट 7-8 बार तो सैड हो जाते हैं। बात जब हम कहते हैं तो जरा आप उधर ही ज्यादा देखते हैं, उस वक्त आपको आकर्षण करने के लिए हमको कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। तो मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि अब हम लोग रोड बड़े लोगों के पैसे से नहीं बनाना चाहते, छोटे लोगों के पैसे से बनाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि उस दिन खड़गे जी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। और मैं आदरपूर्वक नेहरू जी को इन दिनों ज्यादा याद करता हूँ, क्योंकि हमारे साथियों की अपेक्षा रहती है कि जरा उनको तो बोलो, कुछ तो बोल रहा। नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से पहले प्रश्नकाल के दौरान क्यों कहा था प्रॉब्लम सॉल्व, वो दिक्कत क्या थी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने 400 पार वाली बात का संदर्भ समझाते हुए सदन में क्या कहा है। जब प्रधानमंत्री मोदी सदन में पहुंचे तो कौन सी चिट्ठी का जिक्र हुआ। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ क्यों कहने लगे आज खुद को 2 बार शीशे में देखकर आया हूं। सदन में क्या दिलचस्प बातें हुई हैं, सारी जानकारी लेकर हाजिर है आपका शो संसद में आज। चलिए शो शुरू करते हैं। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा। सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ विषयों को रखा। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्योंकि मैंने परसों बोला 400 पार का आपने गड़बड़ किया, उसमें क्या हो गया कि लोग अरे बैठो भाई, चुप सुनो। तो आपने क्या कहा, गड़बड़ शुरू हो गई। वो शब्द प्लीज नो, इस बार भी बोले वो आगे था, लेकिन आपने गड़बड़ में उसके सामने when the leader of the opposition is on his व्यादान बोल के legs, I लिखिए। expect you can appreciate, but you cannot raise a disturbance. Please. No, nothing. Yes. तो साहब क्या होता है, ये अर्थ का अनर्थ होता है। तो जब अब गड़बड़ करके आप स्टॉप कर देते हो, आगे के शब्द को आप निकाल देते हो। आपने बोला इस तरीके से था। नहीं, वो आपकी है, आपके आगे मैं पढ़ूं, आपके आगे था क्या कि पूरा गड़बड़, क्या बोलते हैं हिंदी में, व्यवस्थान क्या, व्यवधान, तो आपने लिखा उसके सामने, तो वो शब्द चले गया दूसरा। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ आज कह रहे थे कि वह 2 बार शीशे में खुद को देख कर आए हैं। दरअसल यह तंज था, लेकिन क्यों। संविधान 17 आर्टिकल में है। खड़गे जी, आज मैं शीशे में 2 बार देख कर आया ताकि ज्यादा से ज्यादा सदस्य मेरी तरफ ही देखें, क्योंकि उनको मेरे से ही देख कर बोलना है। तो आप भी इधर ही देख कर बोले सर। ओ आप ही के तरफ, आपको 2 देखने के बाद मुझे खुशी होती है कि इतने सीनियर वकील सब आप है, इधर देखे तो हमको भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। कभी कभी क्या होता है साहब, सत्य बात जब हम कहते हैं तो जरा आप उधर ही ज्यादा देखते हैं, उस वक्त आपको आकर्षण करने के लिए हमको कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। सुबह 11:30 पर राज्यसभा में शून्यकाल शुरू हुआ। सदस्यों ने अपने अपने विषय सदन में रखे। दोपहर 12 बजे सदन में प्रश्नकाल की घोषणा की गई। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल का सवाल केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से था। अपने सवाल की शुरुआत में उन्होंने गडकरी की तारीफ की। आगे बढ़ते हुए मंत्री महोदय जी ने 4 धर्म स्थलों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के बीच कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 4 धाम योजना शुरू की है। मैं पंजाब से आता हूँ। जिस प्रकार हिंदू धर्म में 4 धाम है, वैसे सिख धर्म में 5 तख्त हैं, जिसमें से 3 पंजाब में आते हैं, 1 बिहार में और 1 माननीय मंत्री जी के अपने होम स्टेट महाराष्ट्र के नंदेड़ में आता है। तो मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि इन 5 तख्तों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी बनाने के लिए भारत सरकार क्या करने जा रही है। हमारे विभाग की ओर से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है
कि हमारे देश के लोग जहाँ रिलीजियस टूरिज़्म तीर्थाटन के लिए जाते हैं उसमें अच्छे रोड बने। करीब 22,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हमने बुद्ध सर्किट, ये जो पूरा जहाँ भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जहाँ उनको ज्ञान मिला, जहाँ उनका देहांत हुआ, सब जगह को 4 लेन रोड से जोड़ा है। फिर उसी प्रकार से हमने अयोध्या सर्किट बनाया। अयोध्या सर्किट में भी विशेष रूप से हम करीब 30,000 करोड़ का राम वन गमन यात्रा, सभी प्रकार का, सीता के जन्म स्थान नेपाल के भूमि तक वहाँ से उसमें कनेक्टिविटी की है। महाराष्ट्र में हमारा पंढरपुर हमारा बहुत एक लोगों का श्रद्धा का विषय है, तो देहू से पंढरपुर और आळंदी से पंढरपुर ऐसे 12,000 करोड़ का पालकी मार्ग भी बनाया है। अभी सम्माननीय सदस्य जिसका उल्लेख कर रहे थे, विशेष रूप से सिख पंथ में, धर्म में जिस प्रकार की श्रद्धाएं हैं, उसमें अमृतसर से कटरा ये हाईवे हम जब बना रहे थे तो अमृतसर से जाते समय 4 भव्य अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक गुरुद्वारा थे, वो छूट गए थे और हम बाहर से कटरा जा रहे थे, तो विशेष निर्णय लेकर वो चारों को जोड़कर वो रोड बढ़ा करके उसका भी निर्णय किया गया। जहाँ तक इस प्रश्न में आज नांदेड़ से लेकर आपने जितनी बातें की है वो इस प्रश्न का भाग नहीं थी, पर जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं थोड़ा एकदम प्रिपेयर एकदम शायद एक मेरे को लगता है कि वो सही है कि जितने गुरुद्वारों के बारे में आपने उल्लेख किया है, लगभग उन सब को हमने 4 लेन से अच्छी तरीके से जोड़ दिया है। अगर इसमें से कोई छूटा होगा ऐसा अगर ध्यान में आएगा तो वो भी जोड़ेंगे। ये तीर्थाटन बनने से आदरणीय अध्यक्ष महोदय बड़े प्रमाण पर लोग आ रहे हैं। जैसे अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मुझे बताया कि 4 धाम का काम अभी थोड़ा ही हुआ है, आधा हुआ है, फिर भी इतना लोग आ रहे हैं कि टूर आने वाले लोगों की संख्या दुगनी हो गई है। और जब टूरिस्ट आते हैं तो 49% एक्सपेंडिचर रोजगार निर्माण करने के लिए होता है। तो स्वाभाविक रूप से एक तरफ हमारे तीर्थाटन के जो स्थान है उसकी कनेक्टिविटी, अब उसमें पार्किंग प्लेसेस, रोड साइड प्लाजा जिसमें और इलेक्ट्रिक चार्जिंग से लेकर सब प्रकार की सुविधा है, और विशेष रूप से सरकार की ओर से, पर्यटन विभाग की ओर से भी वॉशरूम्स और बाकी बातों का वो भी काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे जैन धर्म के लिए भी हम लोग इसी प्रकार से जोड़ रहे हैं। सब प्रकार के मुस्लिम इसमें भी जो स्थान है उसको भी जोड़ने का हमने काम किया है, ताकि जब लोग वहाँ जाते हैं तो उनकी सुविधा हो। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल का अगला सवाल है। इसके जवाब में नितिन गडकरी ने जब कह दिया रोप वे बना रहे हैं तब आप इससे चले जाइएगा, फिर एक बीच तो जगदीप धनखड़ ने ऐसा कुछ कहा कि नितिन गडकरी हंसने लगे। सर, जो मेरा पहला प्रश्न था, मैं उसमें एक और निवेदन करूंगा कि हेमकुंड साहब को भी 4 लेन से जोड़ने के बारे में थोड़ा सा देखा जाए। सरकार ने 56,000 करोड़ के BOT प्रोजेक्ट्स के माध्यम से शुरू करने की योजना बना रही है। ICRA की रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 2022 तक 120 BOT प्रोजेक्ट्स में 48,000 करोड़ का डिफ़ॉल्ट हुआ है। तो मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि इतने वर्षों में भी फाइनेंशियल वायबिलिटी वाला मॉडल क्यों नहीं निर्धारित किया जा सका, ताकि जो भविष्य में हाईवे सेक्टर में NPA कम हो सके और जो 56,000 करोड़ के नए BOT आ रहे हैं वो फाइनेंशियल वायबल हो सके। माननीय मंत्री जी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हेमकुंड साहब का जो DPR है उसमें एक रोपवे का निर्माण हम कर रहे हैं, और शायद इस अधिवेशन समाप्त होने के बाद उसका भूमि पूजन करेंगे तो रोड के बजाय आप रोपवे से ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि हिमाचल में रोड बनाना बहुत कठिन है, क्योंकि वहाँ दोनों बाजू में फॉरेस्ट है और लैंड एक्वायर करना भी कठिन है, और हिमालय का जो स्टार्टा है वो भी कभी भी गिर जाता है। तो ये रोपवे उसके लिए बहुत अच्छा उपाय होगा। शायद अगले साल में आप इस रोपवे से हेमकुंड साहब दर्शन करने निश्चित रूप से जा सकेंगे। सर, ये जो उन्होंने BOT प्रोजेक्ट की बात की, ये 4 प्रकार के प्रोजेक्ट हैं। EPC जो हम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर को बनाने के लिए देते हैं, फिर BOT बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर खुद पूरी तरह से काम करता है, कंप्लीट करता है, फिर उसका कोट करता है कि इतने साल तक मैं टोल लूँगा, जिसकी ऑफ़र अच्छी होती है उसको काम अवार्ड होता है। और तीसरा, बीच में जब मैं मंत्री बना तो 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के ये बन पड़े थे, और 3 लाख करोड़ का NPA बैंकों में खड़ा था।
अध्यक्ष महाराज, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने बैंकर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट सबको बुलाकर हमने ये सब प्रॉब्लम लगभग सॉल्व कर दिए। 20% प्रोजेक्ट टर्मिनेट कर दिए और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय बैंकों को हमने 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया, उसको रेगुलराइज कर दिया। जहाँ तक वो इस पूरे प्रकरण में आपने वकीलों की फीस पर बड़ा कुठाराघात किया है। हाँ, ये बात जरूर है सर, विवाद अगर खत्म हो गए तो वकीलों का काम ही नहीं आता। सर, ये दूसरी बात जो कह रहे हैं कि बीओटी के कोई प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम नहीं है। अब तो मैंने एक नया आइडिया तैयार की है, वो ऐसी है कि जैसे धनवान परिवार में अगर बच्चा नहीं होता तो दत्तक लेते हैं। तो पहला प्रयोग ऐसा हो रहा है कि पुणे से औरंगाबाद हम हाईवे बना रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे 2 घंटे में पुणे से औरंगाबाद होगा। अब वो बीओटी पे करना है, तो एग्जिस्टिंग रोड के जो 4 टोल थे वो हम बीओटी ऑपरेटर को दत्तक देंगे और वो पूरा पैसा 15,000 करोड़ खुद के लगाकर वो काम करेगा। ऐसा भी नया बीओटी ढूंढा है जिसमें सरकार का कोई पैसा लगेगा नहीं। तो अभी जो आप बता रहे हैं ऐसा बीओटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उस समय जो प्रॉब्लम हुए थे वो लैंड एक्विजिशन के कारण, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस के कारण, तो अभी हम ये किए बिना ही हम लोग प्रोजेक्ट अवार्ड ही नहीं करते। तो अभी काफ़ी बड़े प्रमाण पर बीओटी कर रहे हैं। अभी चेन्नई में एक रोड, उसके ऊपर ब्रिज, उसके ऊपर ब्रिज, फिर उसके ऊपर मेट्रो, फिर अभी पुणे में हम 50,000 करोड़ के ब्रिज बना रहे हैं, नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में ब्रिज। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सब बीओटी में कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में कर रहे हैं। और अभी बैंक भी सपोर्ट कर रही है। और हमारा बॉन्ड इशू जो था अध्यक्ष महोदय, मुझे हमारे यहाँ कोई पैसे की कमी नहीं है। हम जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हमने लॉन्च किया था हमारा इन्विट मॉडल का, तो 7 दिन की लिमिट थी और 7 दिन के बाद वहाँ स्टॉक एक्सचेंज जाकर मुंबई में वो घंटी बजाकर उसको समाप्त करना था। पर पहले ही दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। इतना पैसा जनता ने हमको दिया है। तो मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ कि अब हम लोग रोड बड़े लोगों के पैसे से नहीं बनाना चाहते, छोटे लोगों के पैसे से बनाना चाहते हैं। और हमारा बॉन्ड इश्यू में हम 8.05% इंटरेस्ट पर ईयर दे रहे हैं। और ये भी सुविधा की है कि जो रिटायर्ड लोग हैं उनको हर महीने में, यानी हर महीने में इंटरेस्ट उनके अकाउंट में जमा होगा। तो 8.05% कोई बैंक नहीं देती, कोई नहीं देता। तो आप सब रिटायर्ड होने के लिए जो लोग रहेंगे वो हमारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट करिए। नितिन गडकरी से एक सवाल और भी था। सवाल यह है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में केरल में टोल बूथ से कितनी कमाई हुई। जवाब क्या था, सुनिए। केरल का मेरे पास नहीं है, पर टोटल अभी अप्रॉक्सीमेटली 49,000 करोड़ हमारा इनकम है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को तकलीफ ना हो, और इसलिए हम ये अभी निश्चित रूप से फास्टैग, यानी आपको रुकने की ज़रूरत नहीं, वो था जिसके ऊपर आप निकल जाते थे, वो 98.5% उसका पेनिट्रेशन हुआ। और अभी तक फास्टैग जो इशू हुए वो 8.13 करोड़ हुए हैं। एवरेज डेली कलेक्शन 170 से 200 करोड़ रुपए तक आता है। और पर मैं आपको सभागृह को आश्वस्त करना चाहूँगा कि जल्दी ही हम शायद इस हमारे लोकसभा चुनाव के पहले, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पहले, हम कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम, इसको हम पूरे देश में लाएंगे। टोल नाका हटा देंगे, आपको कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके नंबर प्लेट का फ़ोटो निकल जाएगा, आप जहाँ से एंट्री किया और जहाँ से बाहर निकले उतना ही टोल लगेगा और आपके बैंक अकाउंट से वो निकल जाएगा। आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई तकलीफ होगी नहीं। ऐसी व्यवस्था कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के पहले देश में लागू करने का हम प्रयास करेंगे। प्रश्नकाल पूरा हुआ। इसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जय बच्चन ने प्रतिक्रिया दी है। You express sadness for so many things. आप दिन में एटलीस्ट 7-8 बार तो सैड हो जाते हैं। आज जवाब देते वक्त बहुत से मंत्री भी बहुत सैड हो गए। जी सर। स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट तो मैं भी इस वजह से बहुत सैड हूँ कि जो लेजिस्लेचर्स का जो फास्ट सर्जिंग ऑफ इररेलेवेंस हो रहा है, वो उससे मैं बहुत सैड हूँ। एंड आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड। Sir, in the Honorable President's speech, special reference
अगर आप लोग बात करना बंद कर दें तो मैं बोलूं। कॉन्फ्रेंस चल रहा है, मैं क्या बोलूं? प्लीज प्लीज लेट द हाउस बी इन ऑर्डर। प्लीज। Thank you. The Honorable President's speech special reference was made to Viksit Bharat and its 4 pillars: youth power, women power, farmers, and the poor. And the poor. Sir, ये poor अलग से mention ही नहीं करना चाहिए. Farmers are the poor. So poor अलग से होनी नहीं चाहिए थी. मगर it is not her fault. Whatever has been given to her, she was asked to speak and she did. सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके थे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर प्रधानमंत्री ने वक्तव्य रखना शुरू किया। बात खरगे तक पहुंची जब सदन में उन्होंने तंज के लहजे में कहा था, अब की बार 400 पार। इसका जवाब क्या मिला, देखें। मैं उस दिन तो कह नहीं पाया, लेकिन मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। बहुत ध्यान से सुन रहा था खड़गे जी उस दिन में, और ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया, ऐसा बहुत कम मिलता है। लोकसभा में तो कभी कभी मिल जाता है, लेकिन आजकल वो दूसरी ड्यूटी पर है, तो मनोरंजन कम मिलता है। लेकिन लोकसभा में मनोरंजन जो कमी हमें खल रही है, उस दिन आपने पूरी कर दी। और मुझे प्रसन्नता इस बात की थी कि माननीय खड़गे जी काफी लंबा और बड़ी इम्तहान वजह से शांति से बोल रहे थे। समय भी काफी लिया था। तो मैं सोच रहा था कि आजादी मिली कैसे, इतना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे। तो मैं सोच तो रहा था, लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि 2 स्पेशल कमांडर जो रहते ना उस दिन नहीं थे, और आजकल नहीं रहते वो। और इसलिए बहुत भरपूर फायदा स्वतंत्रता का आदरणीय खड़गे जी ने उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक रेफरेंस जोड़ा, बात गानों तक पहुंची। सदन का माहौल बदल रहा था। और मुझे लगता है कि उस दिन खड़गे जी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। और खड़गे जी भी एम्पायर नहीं है, कमांडोज नहीं है, तो चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था उनको। लेकिन एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया था, और मैं खड़गे जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, अब आपको आशीर्वाद वापिस लेना तो ले सकते हैं, क्योंकि एक खबर तो आ गए हैं। इसी जिक्र के साथ प्रधानमंत्री मोदी के सामने बैठे खड़गे सदन में तेज आवाज में बोले, 1 मिनट। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने उस रोज क्या जुल्म किया था। उन्होंने यह भी बताया कि पश्चिम बंगाल से जो आपको चैलेंज आया है कि कांग्रेस 40 सीटें पार नहीं कर पाएगी, लेकिन इतने पर बात नहीं पूरी हुई थी। मैंने सोचा था कि उस वक्त कि शायद आप जैसे व्यक्ति सदन में आए हैं तो मर्यादाओं का पालन करेंगे, लेकिन 1.5-2 घंटे तक क्या जुल्म किया था आप लोगों ने मुझ पर, और उसके बाद भी मैंने एक भी शब्दों की मर्यादाएं तोड़ी नहीं। आदरणीय सभापति जी, मैंने भी
एक प्रार्थना की है, और प्रार्थना तो कर सकते हैं और मैं तो करता रहता हूं। पश्चिम बंगाल से आपको जो चैलेंज आई है, और Nothing will go on record, sir. पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाएं। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी के तंज का सिलसिला जारी था। सत्ता पक्ष के लोग जहां सदन में हर तंज के साथ मेज थपथपा रहे थे, वहीं हर कमेंट पर विपक्ष की आवाज भी सदन में गूंजती रही। इतने दशकों पर तक देश पर राज करने वाला दल, ऐसा पतन, ऐसी गिरावट, हमें खुशी नहीं हो रही है। हमारी आपके प्रति संवेदनाएं हैं, लेकिन डॉक्टर क्या करेगा जी, पेशेंट खुद। आगे क्या बोलूं? आदरणीय सभापति जी, ये बात सही है कि आज बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, सुनने की ताकत भी खो चुके हैं, लेकिन मैं तो देश के सामने बात रखने के लिए जरूर कहूंगा। जिस कांग्रेस ने सत्ता के लालच में सरेआम लोकतंत्र का गला घोंट दिया था, जिस कांग्रेस ने दर्जनों बार लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आई सरकारों को रातों रात भंग कर दी थी, बर्खास्त कर दिया, जिस कांग्रेस ने देश की संविधान लोकतंत्र की मर्यादाओं को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया था, जिस कांग्रेस ने अखबारों पर ताले लगाने तक की कोशिश की थी, आवाज, जो कांग्रेस देश को तोड़ने के नैरेटिव घड़ना का नया शौक उनको पैदा हुआ, इतना तोड़ा कम नहीं है, अब उत्तर दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। और ये कांग्रेस हमें लोकतंत्र और फेडरलिज्म उस पर प्रवचन दे रही है। कांग्रेस पर ढेरों आरोप प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस हमें देश सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए भाषण दे रही है। वो कांग्रेस 10 वर्षों में 12 नंबर से 11 नंबर तक आर्थिक व्यवस्था ला पाई। ये कांग्रेस आर्थिक नीतियों पर लंबे लंबे भाषण सुना रही है। जिस कांग्रेस ने ओबीसी को पूरी तरह आरक्षण नहीं दिया, जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को कभी आरक्षण नहीं दिया, जिसने बाबा साहब के बजाय बाबा साहब को भारत रत्न देने योग्य नहीं माना, अपने ही परिवार को भारत रत्न देते रहे, जिस कांग्रेस ने देश की गली सड़कों चौक चौराहे पर अपने ही परिवार के नाम के पाठ जड़ दिए हैं, वो हमें उपदेश दे रहे हैं, वो हमें सामाजिक न्याय के पाठ पढ़ा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब एक चिट्ठी का जिक्र किया। यह चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी गई थी। बात आरक्षण पर थी। अब देखिए, एक बार नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं।
उन्होंने लिखा था, ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है। और तब जाकर के मैं कहता हूं, ये जन्मजात इसके विरोधी है। नेहरू जी कहते थे अगर एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। और आज जो आंकड़े गिनाते हैं ना कि इतने यहां हैं, इतने यहां हैं, उसका मूल यहां है, क्योंकि उस समय उन्होंने रोक दिया था, रिक्रूटमेंट ही मत करो। जुबानी हमले में बयानों की फेहरिस्त लंबी है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अब आप सदन में हुए तीखे तेवरों के बीच से गुजरने वाले हैं। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बाबा साहेब को भारत रत्न देने की तैयारी नहीं थी, लेकिन बीजेपी के समर्थन से सरकार बनी, तब जाकर भारत रत्न दिया गया। बाबा साहब की राजनीति को, बाबा साहब के विचारों को खत्म करने के लिए कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं है। वक्तव्य अवेलेबल है, चुनाव में क्या क्या बोला गया वो भी अवेलेबल है। इसको भारत रत्न भी देने की तैयारी नहीं थी, वो भी भाजपा के समर्थन से और सरकार बनी, तब बाबा साहब को भारत रत्न। इतना ही नहीं, सीताराम केसरी अति पिछड़ी जाति से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया गया। ओबीसी, वो वीडियो अवेलेबल है, वो देश ने देखा सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ। और आदरणीय सभापति जी, इनके एक मार्गदर्शक अमेरिका में बैठे हैं। सभापति जी, इनके एक मार्गदर्शक अमेरिका में बैठे हैं। सर, ओनली द एड्रेस विल गो ऑन रिकॉर्ड। जो ओनली एड्रेस, नो। पिछले चुनाव में हुआ तो हुआ के लिए फेमस हो गए थे और कांग्रेस इस परिवार के काफी करीबी है। उन्होंने अभी अभी संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर के उनके योगदान को छोटा करने का भरपूर प्रयास किया। आदरणीय सभापति जी, देश में पहली बार एनडीए ने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाने के लिए प्रस्ताव उनको उम्मीदवार बनाया। आपका हमसे वैचारिक विरोध हो वो एक बात है, अगर हमसे वैचारिक विरोध होता, आपने सामने कैंडिडेट खड़ा किया होता, मैं समझ सकता था, लेकिन वैचारिक विरोध नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारे यहां से गया हुआ व्यक्ति आपने उम्मीदवार बनाया, इसलिए वैचारिक विरोध नहीं था। आपका विरोध एक आदिवासी बेटी के लिए था। वो भूतिया बंगला, सदन की तस्वीर में यह यूटर्न क्यों आया? प्रधानमंत्री मोदी गांव की कहानियां क्यों सुनाने लगे? सुनिए। आदरणीय सभापति जी, एक कमांडो जहां नहीं है, एलआईसी को लेकर भी पता नहीं कैसे कैसे बड़े विद्वत्तापूर्ण बयान देते थे। एलआईसी का ऐसा हो गया, एलआईसी का वैसा हो गया, एलआईसी का यूं हो गया। जितनी गलत बातें एलआईसी को लिए बोलनी चाहिए बोली,
और तरीका यही है, किसी को बर्बाद करने अफवाह फैलाओ, झूठ फैलाओ, भ्रम फैलाओ, और टेक्निक वही है। गांवों में किसी का बड़ा बंगलो हो, लेने का मन करता हो, लेकिन हाथ ना लगता हो तो फिर हवा फैला देते, ये भूतिया बंगला है, यहां जो जाता है ऐसी हवा फैला देते, कोई लेता नहीं, फिर पैदा करके लपक लेते। LIC क्या चलाया। आदरणीय सभापति जी, मैं सीना तान करके सुनाना चाहता हूं, आंखें ऊंची करके सुनाना चाहता हूं, आज LIC के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं। बात पंडित जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी की, बात भूतिया बंगले की, बात खरगे की, और भी तमाम बातें जो हमने आपको शो में दिखाई। अब युवराज कहे मोदी समेत सत्ता पक्ष ठहाके मारकर हंस रहा था। क्या बातें हुई थी संसद के अंदर। इन लोगों की मर्यादा इतनी है, अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अब वो नॉन स्टार्टर है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है, न वो लॉन्च हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, आप पिछली बार भी इतनी शांति से रहे हो तो कितना मजा आता। आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय सभापति जी, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, सबको बधाई हो। अब बारी लोकसभा की। कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में प्रश्नकाल की घोषणा की। सदस्यों ने अपने अपने सवाल संबंधित मंत्रियों से पूछे। इसके बाद 11:59 पर सदन में सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा गया। लोकसभा में अंतरिम बजट पर सदस्यों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। शो लिखे जाने तक संसद की कार्यवाही चल रही थी। महत्वपूर्ण हिस्सों को आपके बीच रखने की कोशिश की। संसद की जरूरी सभी बातें आपको मिलेंगी द लल्लन टॉप पर। आपको शो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।